Yes, sir. ओके ओके, कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का? सोनाक्षी कश्यप, शांभवी मिश्रा, नेहा गुप्ता, आकृति। सर मैंने लास्ट 2 क्लासेस अभी अटेंड नहीं की है, उसको मैं देख लूंगी, तब अगर क्वेश्चन होगा तो पूछूंगी सर। ओके ओके, कौन कौन क्या था कल का क्लास? हम सब करें? किसने किसने कल का क्लास किया था वो लोग हम सब करें। तो कल जो जो केस लॉज डिस्कस हुए थे और थ्योरी जो समझ में आई हुई थी सारे, कोई डाउट है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन और जो भी केसेस डिस्कस हुए थे, अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए थे डिफरेंसेस, बट थोड़ी सी डिस्कस हुई थी उस पर नेटवर्क चली गई थी, फिर से हम लोग डिफरेंसेस से स्टार्ट करेंगे। सोनाक्षी कश्यप, कोई डाउट? सोनाक्षी कश्यप, आर यू लिसनिंग? रोहित मिश्रा, आपको कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, दुबे आज नहीं आया हुआ है क्या? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे। कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे कि डिफरेंस बाकी है। डिफरेंस केस लॉज भी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं, कुछ केस लॉज बस बाकी है। केस लॉज भी हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया हुआ है। डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। कल मैं डिफरेंस का सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ऑलमोस्ट इतने सारे केस लॉज डिस्कशन होने के बाद और प्रोविजंस डिस्कस होने के बाद तो ऑलमोस्ट बहुत सारे डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस जा रहे हैं, इंटेंशन का ग्राउंड, नॉलेज का ग्राउंड, ग्रेविटी वाले, उसी को समझना है। वो सब प्रोविजन पहले बताने का, और केस लॉज कुछ केस लॉज पहले बताया हूँ, कुछ बाद में बताना है। बताने के रीजन से ये ताकि डिफरेंसेस समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो एक वाइडर टर्म है। कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर टर्म है और मर्डर जो है वो एक नैरोअर टर्म है इन कंपैरिजन टू अतीक। इतने लेट लेट तक आप लोग आते रहते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ सोनाक्षी बोलिए। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन आया है सर, उसका क्या क्वेश्चन आया आंसर क्या हुआ? होगा सर? मैं एक पढ़ बार के पढ़ दीजिए, मैं नहीं देखा हूँ, पढ़ दीजिए एक बार। ठीक है सर। लिखा है एक्स gave a kick to y who had enlarged spleen. As a result of the kick, the spleen was ruptured and y died. Give reasons, state what offense has been committed. तो सर ये 299 के एक्सप्लेनेशन 1 में फॉलो कर रहा है क्या? देखिए ये तो नहीं लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि उनको नॉलेज था या नहीं, इस नो, पे साइलेंट है हाँ क्वेश्चन सर ना। वही ओके ओके। कंफ्यूजिंग है। हाँ तो अगर ऐसे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आपको सारे एस्पेक्ट लिखने होंगे। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको सारे एस्पेक्ट लिखने होंगे। अगर उसको पहले तो अगर उसको बिल्कुल जानकारी नहीं हो कि ये जो है इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से गुजर रहा है और उसको हार्म पहुंचा रहा है, डेथ कॉज हुआ, तो इंटेंशन नहीं था, इफ द एक्यूज हैड नो इंटेंशन टू किल और नो इंटेंशन टू कॉज सच इंजुरी विच इज सफिशिएंट एनफ टू कॉज डेथ या विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, तब उसकी लायबिलिटी क्या के लिए बनेगी? बस जो हॉट कॉज किया हो उसके लिए बनेगी। जिस नेचर का हॉट कॉज हुआ, चाहे वो नॉर्मल हॉट हो या ग्रीवियस हॉट हो, मतलब जो असॉल्ट उसने कॉज किया है वो उससे जिस तरह का हार्म कॉज हुआ है उसके लिए बस मिलेगी। लेकिन अगर उसका इंटेंशन टू किल है, उसको पता है पहले से, जो जो उसको बीमारी है, जिस जो आपने बोला कुछ स्प्लिन उसको हुआ था और वो हाँ सर। उस पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर पहले से जानकारी है कि हमने इसका इलस्ट्रेशन डिस्कस किया हुआ था, अगर पहले से जानकारी है कि ये पर्सन इस डिजीज से, इस इन्फर्मिटी से गुजर रहा है, या पर्सन जो है इन्फॉर्म है इस वजह से, अगर उस इन्फर्मिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फायदा उठाया जाता है और हार्म कॉज किया जाता है, तो लायबिलिटी आपको मर्डर के लिए बन जाएगी, क्योंकि आपने इंटेंशनल डेथ कॉज किया हुआ है, आपने फुल इंटेंशन के साथ किया हुआ है। लेकिन जानकारी का अभाव होना,
तो लॉन्ग आंसर में आपको सारे एस्पेक्ट लिखने की, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। अगर अगर जानकारी होगी उस इंफॉर्मिटी के पहले से तो बिल्कुल अलग सिचुएशन आ गया, तब लायबिलिटी जो होगा आप उस होमिसाइड के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे। अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, और इंटेंशन टू कॉज जानकारी, ये सब फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लॉ तो है नहीं क्वेश्चन ऑफ की एग्जैक्ट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो होते हैं जिसका जवाब कहाँ से मिलेंगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से मिलते हैं। और क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, उसमें जितने फैक्ट दिए गए हैं वो सफिशियंट नहीं है ये बताने के लिए एग्जैक्टली किस में जाएगा। तो उसमें अगर वो जानकारी को दे दिया जाए कि पहले से जानकारी हो उस इंफॉर्मेटिव की तो मर्डर हो जाएगा, पहले से जानकारी नहीं हो तो वो बस उस हॉट कॉज करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये तो नहीं लिखा हुआ है ना उसमें कि इंफॉर्मेटिव का सर, उनको जानकारी एग्जैक्टली वो, हाँ, इंटेंशन और नॉलेज वाले एलिमेंट उसमें नहीं लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हाँ, मुझे भी लग रहा था कि वो जो ऑफेंस ओके ओके। बनेगा उसी की। अगर अगर वही क्लियर कर दे कि जानते हुए कि उनको ये प्रॉब्लम है और कॉज किया, तो जानते हुए बोल दिया दैट्स इनफ कि आप होमिसाइड कर रहे हैं। नहीं जानता रहेगा तब नहीं लायबिलिटी होगी, क्योंकि अगर जानते ही नहीं है कि इस मेरा मैंने जो ब्लॉक किया हुआ है, मैंने जो हार्म कॉज किया हुआ है, दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि ऑर्डिनरी कोर्स में किसी का डेथ कॉज हो या लाइकली हो कि वो डेथ कॉज हो जाए। तो ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज हो जाए तो मर्डर हो जाएगा, या ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज ना हो लेकिन लाइकली हो डेथ कॉज होने का तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर चला जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई नहीं है, मैंने तो हॉट कॉज किया था, कोई नॉर्मल पर्सन का उसे डेथ ही नहीं होता, ना ही मेरा इंटेंशन टू कॉज सच इंजुरी था जो कि लाइकली टू कॉज डेथ, और ना ही मैंने उस तरह का हॉट कॉज किया है जो ऑर्डिनरी कोर्स में कोई मर जाए। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल पर्सन की तरह जैसे मैं हॉट कॉज कर उसी तरह मेरी लायबिलिटी होगी, मुझे सजा बस हार्ट के लिए होगी, या अगर ज्यादा चोट लगेगी तो ग्रीवियस हार्ट के लिए होगी। ठीक है, सर, एक और क्वेश्चन था सीआरपीसी हाँ से। बोलिए सर, बोलिए। जैसे एफआईआर हम लोग करते हैं, तो सीआरपीसी में ऐसा कहीं प्रोविजन है क्या कि हम लोग एफआईआर वापस भी ले सकते हैं? कोई ऐसे सेक्शन में डिफाइंड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं डिफाइंड है सर, उसको। एफआईआर को विड्रॉ तो किया जाता है ना? केस अगर कोई फाइल किया हुआ है कोई, तो आप उस ऑफेंस का कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पढ़े जाते हैं ना, कि आप किस किस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। कॉग्निजेबल यस सर। ऑफेंस जो होते हैं वो मोस्टली नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और कुछ कुछ है जो कंपाउंडेबल है, जैसे फैमिली मैटर्स रिलेटेड या वीमेन जो कुछ होते हैं, स्पेशल परमिशन फ्रॉम कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, उसको क्वेश कराया जा सकता है हाई कोर्ट जा करके। हाउएवर कई सारे ऐसे मैटर्स आए होंगे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सीनियर क्राइम्स के लिए, रेप के लिए, बहुत तरह के क्राइम्स के लिए, डाउरी डेथ के लिए, इस तरह के लोग केस फाइल कर देते हैं और फिर चाहा जाता है विड्रॉ करना। जिसने फाइल किया है वही चाहता है, दोनों में बाहर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है दोनों पार्टी, और लोग चाहते हैं विड्रॉ करना, फिर कोर्ट ऐसा नहीं करने देती है, और कई बार कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं फाइल करके। ये जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका अगेंस्ट है। आपके अगर आप विक्टिमाइज हुए, आइदर आपने फेक केस फाइल किया, अगर फेक केस फाइल किया तो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, और अगर वो फेक केस नहीं है, अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ है और जानकारी में आ गई है, तब प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की लाइबिलिटी है प्रोसिक्यूट करना। इसमें अब पार्टीज पे नहीं है, पार्टीज का डिस्कशन कि हाँ हमारे साथ हमारे घर में हमारे साथ ये क्राइम कमिट हो गई, अब हम नहीं चाहते हैं प्रोसिक्यूट करना, हम ये नहीं, ऐसा पार्टीज की डिस्कशन नहीं होती है क्रिमिनल ऑफेंसेस में। ठीक है, तो बेसिकली सर, केस विड्रॉ कर सकते हैं, एफआईआर विड्रॉ नहीं होता? हाँ हाँ, केस विड्रॉ किया जा सकता है कुछ केसेस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और वो क्या केसेस विड्रॉ किया जाते हैं वो कई सारे जजमेंट में भी हेल्ड हुए हैं, स्पेशली वो फैमिली रिलेटेड मैटर्स होते हैं, और नहीं तो एफआईआर विड्रॉ नहीं किया जाता है। ओके। ओके, रजिस्टर्ड होने से पहले तो पुलिस चाहता ही नहीं है रजिस्टर हो। प्रैक्टिकल पुलिस जो होती है बहुत रेजिस्ट करती है एफआईआर रजिस्टर करने में, चाहती है नहीं है क्योंकि जिस एरिया में रजिस्टर होते हैं, जैसे आप अगर आप लोग को पता होगा कोई चले जाए थेफ्ट का केस रजिस्टर करने, किसी का फोन चोरी हो जाए, तो प्रैक्टिकली वो लोग चाहते हैं ये लिखवाना कि आप ये लिखिए कि गिर गया था, चोरी तो मत लिखिए, क्योंकि थेफ्ट हो गया तो क्या रिकॉर्ड में जाएगा कि इस एरिया में इतने थेफ्ट हुए, इतने चोरी हुई, तो उसके लिए ये एक तरह से दिखाती है कि उस एरिया में जो इन्फोर्समेंट है लॉ का, जो पुलिस पुलिस का कंट्रोल जो है वो सही से नहीं चल रही है। तो इन सब से बचने के लिए वो लोग चाहते हैं कम कम जो ग्रेविटी का ऑफेंस हो वो दर्ज हो जाए, या पहले चाहते हैं दर्ज ही ना हो। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मोक्ता, एक सूचना है, हाँ बोलिए, क्या सोचना है? यूपी में एक वैकेंसी आने वाली है, एक लीगल एडवाइजर की हर थाने में नियुक्ति होने वाली है। अच्छा, ये पहली बार होने वाली है क्या? पहली बार होगा कि हर थाने में एक लीगल एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा, तो ओके तैयारी सब ओके, अच्छे से करो। हाँ। अच्छा, लॉ वालों के लिए अगर इसका कोई वैकेंसी वाली आ रही है तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। मैंने बताया था कल भी कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर टर्म है मर्डर से। कल वही कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड ही कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो सकता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। बस मर्डर तो बस यही हुआ ना, जो अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ वो मर्डर हो गया बस, जिसको सजा 302 में मिलती है आईपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी जो हो गए वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसके सजा 304 में मिलती थी। तो मर्डर बस यही हो गया, लेकिन दोनों ही कल्पेबल होमिसाइड है। जो अमाउंटिंग टू मर्डर है वो भी तो कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी तो कल्पेबल होमिसाइड है। कल्पेबल होमिसाइड सब है, लेकिन मर्डर जो है वो लेस वाइडर टर्म है। क्योंकि ये देखिए चार, ये जो मैंने बनाया हुआ है मर्डर जो है वो पूरा का पूरा कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है। सारे के सारे मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन ये वाली पार्ट जो है मर्डर नहीं है, ये वाली मर्डर नहीं, ये वाली पार्ट मर्डर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क इशू है क्या सर? सर आपकी वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है। Am I audible on Webex? नॉट सर, नो कौन सर। वीडियो नहीं आ रही है सर? वीडियो नहीं आ रही, हाँ ऑडियो तो वो वीडियो मैं अभी ऑन ही कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। अब ठीक है सर। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, सर तो नहीं रिकॉर्डिंग हो रही। इतने लोग लाइव नहीं कर रहे हैं आजकल, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बस। तो ओके, इट्स शोइंग दैट इट्स रिकॉर्डिंग।
Okay, am I visible and audible clearly on both the platform? ओके ओके ओके, चलिए मैं बता रहा था कि कल्पेबल होमिसाइड इज अ वाइडर टर्म। ध्यान से देखिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर टर्म है, मर्डर एक लेस वाइडर टर्म है। कल्पेबल होमिसाइड ये सारे के सारे हो गए बाहर, मर्डर ये अंदर बस हुआ, ये वाली पार्ट मर्डर नहीं है, बाहर वाली पार्ट सब मर्डर नहीं है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही अमाउंटिंग टू मर्डर हो रहा है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दोनों ही कल्पेबल होमिसाइड तो है ही, लेकिन जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला है वो मर्डर कभी नहीं हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड व्हिच आर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कैन नॉट बी सेड टू बी मर्डर। ये वाली पार्ट मर्डर नहीं है, लेकिन दोनों पार्ट तो कल्पेबल होमिसाइड है ही, इसलिए कल्पेबल होमिसाइड ज्यादा वाइडर टर्म है और मर्डर जो है लेस वाइडर टर्म है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एनीबडी जिसको ये समझ में बात नहीं आ रही है कि कल्पेबल होमिसाइड कैसे वाइडर टर्म है, कैसे सारे के सारे मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड हो गए और सारे के सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं। ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? जिसको जिसको समझ में आई थम्स अप कीजिए, नहीं तो मैं फिर से बताऊं। मोक्षदा, अनुकूल, रीचा, फिर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ग्रेविटेड फॉर्म रिपीट कर दे रहा हूं। ये वाली बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, अगर सभी को आ गई समझ कि कल्पेबल होमिसाइड ही अमाउंटिंग टू मर्डर भी होता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो रही है वो मर्डर हम नहीं कर सकते हैं, वो तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, वो लेस ग्रेविटेड मर्डर के लिए तो देंगे नहीं। हाउएवर दोनों ही मर्डर है, सॉरी दोनों ही कल्पेबल होमिसाइड है। कल्पेबल होमिसाइड तो सबके सब है, इसलिए इस तरह के इस डायग्राम से इसको दिखाया जा सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मर्डर का मैंने एक बना दिया है गोला। मर्डर जो है बस यही है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड सब है, ये पूरा का पूरा मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में आ जा रहा है। लेकिन ये बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन ये मर्डर में नहीं आ रहा है। ये जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है क्या, जो एक्सेप्शन है मर्डर्स के, वो सारे के सारे बाहर चले जाएंगे मर्डर से, वो सारे के सारे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या स्टेटमेंट हो गया कि मर्डर जो है वो एग्रावेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का। बिल्कुल, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन चाहिए होता है, उसमें भी इंटेंशन टू कॉज डेथ कल्पेबल होमिसाइड में भी होता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ मर्डर में भी होता है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस डिग्री ऑफ इंटेंशन का है। कल्पेबल होमिसाइड को ही अगर एग्रावेटेड फॉर्म में किया जाए, किसी को होमिसाइड किया जा रहा है, मारा जा रहा है विथ हाई डिग्री ऑफ इंटेंशन, विथ क्लियर एंड कंप्लीट नॉलेज उसको मारा जाए तो उसी को मर्डर कहेंगे। बट विदाउट एनी इंटेंशन टू किल, उसका डेथ हो जाए बस नॉलेज से, तो क्या होगा? बस कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। तो होमिसाइड का ही एक तरह से कह सकते हैं जो सबसे खराब तरीका होगा, सबसे बुरा वे ऑफ किलिंग इज व्हाट, मर्डर है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में भी इंसान को मार दिया जाता है, लेकिन दैट इज लेस एग्रावेटेड इन कंपैरिजन टू मर्डर। कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू मर्डर कल्पेबल होमिसाइड इज लेस एग्रावेटेड, मतलब कम खतरनाक है, कम बुरी क्राइम है। लेकिन मर्डर जो है ज्यादा हीनियस है इन कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर इज मोर हीनियस क्राइम। ठीक है, एग्रावेटेड वाली बात समझ में आई सबको? तो साक्षी कश्यप, Yes, sir. ओके, ये नॉर्मल सारी बातें हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं ना यही स्टेटमेंट से बना दिए जाते हैं। क्वेश्चंस ही बनाएंगे कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद केस लॉज इटीसी कुछ भी बना देंगे। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर आपको सारे वही लिखने हैं कि डिफरेंसेस लिख देने हैं, सारे केस लॉज बता देने हैं कि कैसे कैसे बहुत सारे मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड नहीं, बहुत सारे कल्पेबल होमिसाइड में वो मर्डर नहीं है, जो एक्सेप्शन में फॉल कर देंगे मर्डर के वो मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है। अभी जो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे वो उससे पता चलता है कौन कल्पेबल होमिसाइड कौन मर्डर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट या ये भी स्टेटमेंट बना दिया जाता है क्वेश्चन में कि मर्डर इज मोर एग्रावेटेड फॉर्म, मर्डर इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। फिर बता देगा कि हाँ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, कुछ भी बना दे क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट का बस मतलब समझ में आना चाहिए, आपको लिखने वही कंटेंट है, बस स्टेटमेंट दे दी जाते हैं क्योंकि ये रिनाउंड स्टेटमेंट है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मर्डर, जैसे मैंने कल भी बताया कि ऐसा कोई एग्जैक्ट लीगल प्रिंसिपल नहीं है, एग्जैक्ट कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं है जिसको अप्लाई करके आप कंक्लूसिवली डिसाइड कर दे कि दिस पार्टिकुलर केस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि डिफरेंसेस के क्राइटेरिया ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं डिग्री वगैरह कि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ही पता चलेंगे। तो अगर कोई पार्टिकुलर जो केस है वो मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है,
ये कैसे डिसाइड होती है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से डिसाइड होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बताया जाता है इसको। ये जो एक्ट, कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो मर्डर में जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। किस इंटेंशन के साथ क्राइम किया गया था, जो रिजल्ट आया वो कैसा था, किस तरह का रिजल्ट आया, आपका वे ऑफ किलिंग क्या था, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा कि मर्डर में जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस, जो वेरी करते हैं केस वाइज। तो जजेस जो होते हैं वही केस वाइज डिसाइड करते हैं कि किस में भेजा जाए। चलिए हम अब क्लियर डिफरेंसेस पे आते हैं। ये बात समझ में आ गई तो आपको अब बहुत सारे ग्राउंड है डिफरेंसेस के, बहुत सारे ग्राउंड, कुछ ग्राउंड जो है आप सबको क्लियर होता चला गया होगा। ओके, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए पहला हम देखते हैं, डिग्री ऑफ नॉलेज। एक मैंने लिखा डिग्री ऑफ नॉलेज। डिग्री ऑफ नॉलेज एक क्राइटेरिया है, एक ग्राउंड है जिससे देखा जाएगा कि केस जो है किधर की तरफ जा रहा है, किस जा रहा है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की तरफ जा रहा है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जब भी मैं बोलूं अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका मतलब बस मर्डर समझ लेना है, क्योंकि अमाउंटिंग टू मर्डर को ही तो मर्डर कहते हैं ना, और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को बस कल्पेबल होमिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ नॉलेज, डिग्री ऑफ नॉलेज से पता चलेगा कि केस जो है मर्डर में जा रहा है या कल्पेबल होमिसाइड। ये ग्राउंड ऑफ डिफरेंस हो गया। तो क्या लगता है कल्पेबल होमिसाइड में किस नॉलेज के साथ क्राइम होती है, किस नॉलेज? याद कीजिए हमारे सेक्शन में भी लिखा हुआ है, जो थर्डली है, थर्डली तीन जो ग्राउंड दिए हैं कल्पेबल होमिसाइड के। पहला क्या है? इंटेंशन टू कॉज है। दूसरा क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज है। तीसरा क्या है? नॉलेज होना, नॉलेज होना कि मेरा जो एक्ट है इज लाइकली टू कॉज दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कल्पेबल होमिसाइड में क्या हो रहा है? नॉलेज है कि एक्ट जो है वो लाइकली टू कॉज डेथ है। नॉलेज है, नॉलेज है कि मेरा जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। डेथ जो है लाइकली टू ऑकर होने वाला है। डेथ इज अ लाइकली रिजल्ट, डेथ लाइकली टू ऑकर होने वाला है, ये नॉलेज है, जानकारी है। और मर्डर के केस में क्या होता है? मर्डर के केस में भी नॉलेज अगर है तो यहाँ पे नॉलेज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। हम डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जो नॉलेज है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फुल या कंप्लीट नॉलेज होती है कि डेथ ही डेथ होगी। ऑलमोस्ट देयर इज सर्टेनिटी, देयर इज सर्टेनिटी कि डेथ होने वाली है, इसकी नॉलेज होती है। यहाँ पे नॉलेज, नॉलेज का जो डिग्री है कम है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ कंप्लीट नॉलेज है कि डेथ ही होने वाली है। यहाँ पे जो नॉलेज है लाइकली है कि डेथ होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पे है कि डेथ ही होने वाली है और कुछ होने की संभावना है ही नहीं, डेथ इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। तो ये नॉलेज का डिग्री ये फर्क होता है कि पता होना का। यहाँ इंटेंशन की बात मैं नहीं कर रहा, इंटेंशन वाले डिफरेंस हम देखेंगे हम। नॉलेज, जानकारी होना, दोनों ही मर्डर में भी और कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज का एक पर्टिकुलर सबसेक्शन बनाया गया है कि किस नॉलेज का ग्राउंड क्या है। तो थर्डली है किसका? कल्पेबल होमिसाइड का। और फोर्थली है मर्डर वाले सेक्शन का। तो मर्डर में क्या कहता है कि एमिनेंटली डेंजरस हो, नॉलेज हो कि एमिनेंटली डेंजरस हो, जिसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ होने की चांसेस है। तो वहां नॉलेज, डिग्री ऑफ नॉलेज देखिए कितना हाई है, लेकिन यहाँ पे बस लाइकली टू कॉज देते हैं। यहाँ डिग्री ऑफ नॉलेज कम दिख रहा है। ये बताती है, जो बेयर एक्ट के सेंटेंसेस ही बताती है कि डिग्री ऑफ नॉलेज की बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये पहला ग्राउंड है डिफरेंस का, नॉलेज वाली। समझ में आई सबको? देख लीजिए किसको किसको समझ में आई, थम्स अप कीजिए, फिर हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है नॉलेज के बेसिस पे कैसे डिफरेंस है? ओके ओके, चलिए ये एक हो गया नॉलेज का। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ग्रेविटी हो जाएगा। ग्रेविटी, अब ग्रेविटी को कई एस्पेक्ट जा सकता है। डेफिनेटली ग्रेविटी का मतलब वही सीरियसनेस ही होती है कि कितना सीरियस है, ज्यादा सीरियस है कि कम सीरियस है, किस नेचर का ये है। अब मर्डर जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मर्डर जो होता है वो सबसे, अगर बुरा तरीके का कोई किलिंग है, इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ किलिंग कह सकते हैं। जो अनलॉफुल किलिंग है, किलिंग लॉफुल अनलॉफुल दोनों होती है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मारना किसको लॉफुल किलिंग है, स्टेट किसी को डेथ पेनाल्टी देती है, लॉफुल किलिंग है। लेकिन अनलॉफुल किलिंग का ये एक तरह का हाईएस्ट डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री क्या? मर्डर हो जाता है। मर्डर जो है हाईएस्ट डिग्री माना जाता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनलॉफुल किलिंग। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है हाईएस्ट डिग्री।
कल्पेबल होमिसाइड हाईएस्ट डिग्री नहीं माना जाता है, ये लेस सीरियस क्राइम माना जाता है इन कंपेरिजन टू मर्डर। तो लेस सीरियस हो गया कल्पेबल होमिसाइड, कंपैरिजन किया जाए तो मोर हो गया मर्डर। मर्डर जो होता है वो उसकी डिग्री इतनी हाई होती है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनलॉफुल किलिंग होती है कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड, और कल्पेबल होमिसाइड लेस ग्रेव होती है। हम लोगों ने कल भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड देखे थे ग्रेविटी से रिलेटेड जो कि हेल्प कर रही थी डिसाइड करने में कि डेथ पेनाल्टी दी जाए कि ना दी जाए। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, डेथ पेनाल्टी देने में और ना देने में कई सारे ग्राउंड देखे जाते हैं, किया था कि नहीं डिस्कस? किस केस में डिस्कस हुई थी ये बात, किस केस में, जल्दी से कोई बताए, किस केस में? सर बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के केस में। बिल्कुल, बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के केस में। रोहित मिश्रा और इधर कृतिक मिश्रा, धीरज, बहुत बढ़िया। बच्चन सिंह के और मच्छी सिंह के केस में 1980 और 1983 दोनों केस में हमने देखा था रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, और दोनों में ही रूल्स लेट डाउन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो हेल्प करती है ये जानने में कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की तरफ जाए कि नहीं। वहां पे भी ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि कितना ग्रेव था, किस वे में किया गया, मर्डर करने का तरीका कितना ग्रेव था। तो यहाँ ग्रेविटी यहाँ भी इंपॉर्टेंस अपना रखती है कि केस जो है कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर रहा है या मर्डर में फॉल करेगा, तो ग्रेविटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये दो ग्राउंड हो गए, तीसरा दो हो गए डिफरेंसेस के, ये ग्राउंड है। अब तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करने में कि मर्डर में जाए कल्पेबल डेथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, डेथ होने की संभावना क्या है, मृत्यु की संभावना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है टू डिसाइड वेदर द केस फॉल्स इनटू द क्राइटेरिया इनटू द कैटेगरी ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या मर्डर में जाएगा। अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, डेथ जो है प्रोबेबल तो होता ही है, संभावित होता है, डेथ प्रोबेबल होता है, संभावित, लेकिन मर्डर में क्या होता है, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल होता है। इसमें क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड में, इनएविटेबल नहीं होता है। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि अटल है, डेथ होना ही होना है। डेथ प्रोबेबल है कल्पेबल होमिसाइड में, चांसेस है कि डेथ होने, देयर इज चांसेस दैट डेथ इज लाइकली टू ऑकर, बट इट इज नॉट इनएविटेबल। ऐसा नहीं कि अटल सत्य है कि मृत्यु ही होनी थी, डेथ होने की संभावना थी और हो गई। लेकिन मर्डर वाले केस में क्या होती है कि डेथ वाज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट, डेथ होने की संभावना बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट देयर इज सर्टेनिटी कि डेथ ही होनी है, और ये इनएविटेबल होती है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ ही डेथ हो सकती है, एमिनेंटली डेंजरस होती है, ऑलमोस्ट इनएविटेबल होती है। डेथ वाले केस में अगर डेथ होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था, डेथ होना ऑलमोस्ट सर्टेन था, तो ये मर्डर में जाएगी। लेकिन डेथ वाज ओनली प्रोबेबल, डेथ वाज नॉट इनएविटेबल, तो चांसेस वो प्रोबेबल होमिसाइड में भेज दिया जाता है। डेथ होने की संभावना एक में लाइकली रिजल्ट है, एक में डेथ होने की संभावना मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल। लाइकली और मोस्ट प्रोबेबल में क्या अंतर है, एक होने की संभावना है और एक मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है सबसे ज्यादा वही संभावित है, एनी अदर रिजल्ट संभावित नहीं है। डेथ इज द ओनली मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, और लाइकली का मतलब और भी हो सकते हैं, मर गया हो सकता है, बच भी सकता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो होता है बहुत हाईएस्ट डिग्री दिखाता है, ये बोलता है कि यही होना ही था, कुछ और हो जाता तो हाईली आश्चर्य की बात होती, हाईली सरप्राइजिंग होती कि कुछ और रिजल्ट आ जाता। तो डेथ वाज द ओनली मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे डिफरेंस हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ के बेसिस पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, डेथ होने की संभावना, कल्पेबल होमिसाइड में डेथ वाज ओनली अ लाइकली रिजल्ट, इट वाज नॉट इनएविटेबल, ये इनएविटेबल नहीं था, ये अटल नहीं था, ये हो सकता है ना भी होता, डेथ ना भी होता, it was only a likely result. But in case of murder, death was the most probable result, it was almost certain, it was almost inevitable। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये कब जब केसेस में ऐसे रहते हैं तो देखी जाती है कि क्या था इसमें, डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन था क्या, इनएविटेबल था क्या, मोस्ट प्रोबेबल था क्या, तो उसको किधर भेज दिया जाएगा, उसमें वो माना जाएगा वो मर्डर है। लेकिन अगर डेथ वाज द लाइकली रिजल्ट था, डेथ इनएविटेबल नहीं था, डेथ एक
डेथ जो था वो हो सकता है ना भी हो, उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये वाली पॉइंट सबको? मोक्षदा, नेहा, अर्णव, शांभवी समझ में आ रही है? यस सर, आ गया सर समझ। उमा, ओके, उमा जायसवाल, चलिए ठीक है, ये पॉइंट भी अगर समझ में आ गई तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो सबसे ज्यादा उसी के लिए लड़ाई पीट होती रहती है कि वो कितना था, ये क्या होगा अगला पॉइंट? अगला पॉइंट हो गया सर वीडियो वॉइस चला गया। रोहित मिश्रा, डीके दुबे बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ सर आ जी गया। सर, अब आ गई। अभी अभी गायब हुई थी क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ ओके ओके, चलिए अगला पॉइंट मैंने लिखा डिग्री ऑफ इंटेंशन। डिग्री ऑफ इंटेंशन जो हम लोगों ने बहुत बार ये चीज आई हुई है और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन डिटर्मिनेशन of the result of the act falling to the category of murder or culpable homicide। कि वो culpable homicide में क्या होता है? लेसर डिग्री होता है। अब जो है ये तो लिख दिया गया लेसर डिग्री और हायर डिग्री, ये तो बहुत आसान है लिख देना, लेकिन डिसाइड करना उतना ही मुश्किल होता है। ये बात तो अब तक सबको पता हो गया होगा कि डिग्री ऑफ इंटेंशन कम होती है कल्पेबल होमिसाइड के केस में, डिग्री ऑफ इंटेंशन हायर होती है, बहुत ज्यादा होती है मर्डर के केस में। अब डिग्री ऑफ इंटेंशन भी फैक्ट से पता चलते हैं, फैक्ट से पता चलते हैं व्हाट वाज द डिग्री ऑफ इंटेंशन टू किल, और सभी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है। हम मैंने बताया कि ग्रेविटी भी एक ग्राउंड है, जिस ग्रेविटी में ऑफेंस किया जाता है वो डिग्री ऑफ इंटेंशन भी बताती है, वो रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। ग्रेविटी ऑफ जो क्राइम होती है वो भी एक एविडेंस होती है जो बताती है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन वाज हायर और लोअर। ठीक है, अगर हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन था, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीजें रोल प्ले करती है क्या, अगर प्री मेडिटेटेड था, हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। प्री मेडिटेटेड का मतलब, चीजें अगर प्री मेडिटेटेड होती है तो दिखाती है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन हायर था। अगर कोई भी एक्ट प्री मेडिटेटेड किया जाए, इट शोज दैट देयर वाज हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन, हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन, क्योंकि चीजें प्लान करके की गई थी, पहले प्लान किया गया फिर मारा गया। लेकिन अगर प्री मेडिटेटेड नहीं हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि क्या वो प्लान्ड मर्डर था। अगर पहले से प्लानिंग किया गया था तो मान लिया जाता है इंटेंशन बहुत प्रॉपर था, हायर डिग्री था, उसको मर्डर की सजा दी जाती है। लेकिन अगर इंस्टेंट होती है, अगर प्री मेडिटेशन नहीं रहती है, इंस्टेंट किलिंग रहता है विथ इंटेंशन बट इंस्टेंट किलिंग रहता है, तो उसको नॉट अमाउंटिंग में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं था। ठीक है, तो प्री मेडिटेटेड या कहें कि डेलिब्रेट, जानबूझ के किया गया, प्लान करके किया गया, ये सब जब रहती है तो हायर इंटेंशन दिखती है, हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन दिखती है कि इंटेंशन जो था वो उसकी डिग्री बहुत ज्यादा थी, वेल मैनर में प्लान किया गया और डेलिब्रेट ये कॉज किया गया है। और लेसर डिग्री दिखती है कि आप प्लान नहीं किए हुए थे, आपकी ऑफेंस करने की ग्रेविटी उतनी ज्यादा नहीं थी, चीजों को आपने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं किया हुआ है, उससे दिखती है आपका इंटेंशन का डिग्री जो था वो कम था। तो ये सारे चीजें रोल प्ले करते हैं, ये सारे डिपेंडेंट है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर। तभी तो किसी केस में कुछ रिजल्ट आते हैं, किसी में कुछ आते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सब नहीं है कि ले डाउन कर दिया गया है और कैसे जाए और डिसाइड कर दिया जाए फॉर्मूला अप्लाई करके कि हाँ ये मर्डर हो गया, ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो देखे जाते हैं किसमें क्या फैक्ट्स है, फिर देखे जाते हैं उस फैक्ट से कितना इंटेंशन का डिग्री निकल के आ रहा है, कितना नॉलेज का डिग्री निकल के आ रहा है। अगर नॉलेज वाली बात है तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम क्या था देखी जा रही है, सब कुछ देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि ये एक्ट जो है वो मर्डर में फॉल करेगा। डेथ होने की संभावना क्या थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेथ होने की संभावना क्या था, वेदर डेथ वाज द लाइकली रिजल्ट और द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, समझ में आए ये सारे फैक्टर्स?
अब इसके अलावा भी डिफरेंसेस ये तो है ही, ये मेन डिफरेंसेस का ग्राउंड हो गए। किसी ने पूछा हुआ था, शायद रीचा ने पूछा हुआ था कि कोई पूछे कि डिफरेंसेस तो किस क्या बताना है स्टार्टिंग, अगर कम देर में एक्सप्लेन करना है तो। किसने पूछा हुआ था कुछ दिन पहले, कल या परसों? हाँ हाँ ठीक है। तो आप ये वाले पॉइंट्स तो बताने ही पड़ेंगे कि इन ग्राउंड्स पे डिफरेंसेस किए जाते हैं। केसेस में यही ग्राउंड्स है जो फर्क करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में फॉल होना तो आसान हो गया ना, उसमें डिबेट ही कहाँ होगी। थोड़ी बहुत ये होगी कि एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है कि नहीं, हो गई बात खत्म। हो गई, एक्सेप्शन में आ गई तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक्सेप्शन में नहीं आई तो अमाउंटिंग टू मर्डर। वो आसान है डिसाइड करना एक्सेप्शन में जा रही है कि नहीं, लेकिन ये सब मुश्किल है। ये सब मेन फैक्टर्स है जो अप्लाई करने होती है मर्डर में भेजने के लिए, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। तो डिग्री ऑफ इंटेंशन, डिग्री ऑफ नॉलेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, दीज आर द मेन फैक्टर्स जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। तो आपको ये डिफरेंसेस बताने हैं और फिर बताने हैं कि जो मर्डर का एक्सेप्शन है, जो मर्डर का एक्सेप्शन है उनमें अगर फॉल कर जाती है तो वो किसमें चली जाती है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चली जाती है। ठीक है, मर्डर का जो एक्सेप्शन है अगर उसमें चला गया तो सजा जो मिलती है वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए मिलती है। सेक्शन में मर्डर के दिया हुआ है एक्सेप्शन जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें किसी में फॉल कर गया तो नॉट अमाउंटिंग टू हो जाती है, यानी इसको सिंपली हम कल्पेबल होमिसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड तो ये भी एक ग्राउंड है कि उसमें एक्सेप्शन में चला गया तो ये, लेकिन मेन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंस ये सब जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है तो वो सब बताने हैं। तो यही सारे डिफरेंसेस हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में, जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब कुछ केसेस भी हैं। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, सबने सुना होगा, आर वर्सेस गोविंदा का केस। सुना है ना आप सभी ने आर वर्सेस गोविंदा का केस? आर वर्सेस गोविंदा का केस, डीके दुबे। यस सर। किस किस साल का है, किस साल का है, ईयर बताइए। 92 का है कि 92 का, ऐसा कुछ करके है। सर 1876 का है। बहुत बढ़िया सोनाक्षी। देखिए ये सब केस का आप लोग ईयर याद रखिए। कल भी मैंने जो केस बताया, बच्चन सिंह, मच्छी सिंह, मिट्ठू, ये सब केसेस के ईयर याद होने चाहिए। आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है। ये सब केसेस के ईयर भी पूछ लिए जाते हैं किसी किसी एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो ईयर भी याद रखिए। आर वर्सेस गोविंदा ये बहुत लैंडमार्क केस है, इसलिए इसको माना जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट जो है इसमें भी कंफ्यूजन में थी कोर्ट की क्या होगी, एक्ट जो है वो मर्डर में जाए या कल्पेबल होमिसाइड में जाए। लेकिन कोर्ट जो भी डिसीजन लिया कोर्ट ने, तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस की चर्चा हुई थी इसमें, तो डिफरेंसेस को देखने के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो डिफरेंसेस है उस पर्पज के लिए केस अपना इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें क्या हुआ था, जो गोविंदा है, गोविंदा, इनकी झगड़ा हुई वाइफ से। कई सारे केसेस हम लोगों ने देख लिया, हस्बैंड वाइफ के झगड़े वाले देख लिया ना। हस्बैंड और वाइफ के झगड़े ने ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लॉज को बहुत डेवलप किया है। ठीक है, क्वारल हुआ हस्बैंड और वाइफ में, फिर हस्बैंड जो था हिट ऑफ मोमेंट में वाइफ पे अटैक कर दिया। अब वो अटैक किया, वो डेडली अटैक नहीं था, जो असर्ट था हस्बैंड के तरफ से दैट वाज नॉट डेडली, बट जो वाइफ थी उसको इंटरनल इंजरी हो गई और उसके कारण उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब कोर्ट में यही क्वेश्चन था कि इनको सजा जो हो वो अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए हो या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए हो। तो सबसे पहले बताइए क्या हुई होगी। जो इंजरी उन्होंने कॉज किया था दैट वाज नॉट डेडली इन नेचर, ही हैड नो इंटेंशन टू किल बट वाइफ डाइड। इंटरनल इंजरी हुई उसी चोट की वजह से और वो मर गई। तो उनको अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए सजा हुआ होगा या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए? पहले आप लोग बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दे। सर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए। ओके ओके, और इधर आप लोग बताइए, प्रीति मिश्रा, प्रीतिका। मोक्षदा, आप लोग नहीं बताना चाहते हैं? संभवी मिश्रा, क्या लग रहा है? सर culpable homicide not amounting to murder, ओके, क्योंकि यहाँ इंटेंट आपको क्या था। लग रहा है? ओके, उबैद जी ने भी लिखा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
अरे सडन फाइट कहाँ लिख रहे हैं वो सडन फाइट में दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। ये ऐसा नहीं कि वाइफ हस्बैंड सच में वो लड़ रहे थे, वो हस्बैंड ने बस मारा ना, हस्बैंड ने मारा, ये वन साइडेड अटैक थी। तो सडन फाइट का डिफेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अर्णव ने लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। कृति मिश्रा ने लिखा है, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? चलिए जितने लोग हैं, रीचा बताइए। सर ओके, आपने धीरज क्वेश्चन पाठक ने आप, हाँ धीरज पाठक ने आप सही लिख दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक फैक्ट्स मैंने बताया था केस का। मैंने बताया कि हस्बैंड ने वाइफ पे अटैक किया, कुछ फैक्ट से, मैंने हाथों से उन्होंने अटैक किया हुआ था, ऐसे जमीन पर पटक करके उन पे अटैक किया गया था हस्बैंड द्वारा वाइफ पे। वो अटैक डेडली नहीं था, एंड अटैक वाज नॉट मेड विद इंटेंशन टू किल, बट वाइफ को इंटरनल इंजुरीज हुई और वो मर गई। अब जो है कोर्ट के पास क्वेश्चन थी कि अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए सजा करे या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो मैंने यही पूछा था क्या लग रहा है कि इस तरह का फैक्ट्स में क्या हुई होती। क्या आप लोगों ने पूरी पढ़ लिया मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लॉज, डिफरेंस है सब कुछ, इसलिए अब आप लोग को सही रिजल्ट पे पहुंचने भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं भी बताया सही बात है, आप लोगों ने जो भी बताया नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मोक्ता ने भी लिख दिया वही है। इसमें जो जज है उनका भी नाम आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। जस्टिस मेलविल ने इस जजमेंट को लिखा था, जस्टिस मेलविल ने इस जजमेंट को लिखा था। MELVILL मैंने लिखा हुआ है। जस्टिस मेलविल ने इस केस के जजमेंट को लिखा हुआ था, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये केस जो है वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल होगा। क्यों? क्योंकि मर्डर वाज नॉट प्रीमेडिटेटेड। हमारे पास अब डिफरेंसेस। इंटेंशन था नहीं इनका, मारने का इंटेंशन था नहीं, इंटेंशन वाला जो डिग्री उस पे भी ये अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं, नॉट अमाउंटिंग में चला गया। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है मैंने पहले ही बताया, वो जो असॉल्ट था वो डेडली असॉल्ट नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ पे अगर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है कम था, उनको इंटरनल इंजुरीज हुई, उनकी डेथ हो गई। प्रोबेबिलिटी वाज डेथ, ये नहीं था कि डेथ वाज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, इस तरह का डेडली अटैक था ही नहीं। तो सारे ही अगर हम ग्राउंड पे देखें, सारे ही ये पे, तो क्या जा रहा है, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की तरफ ही जा रहा है। डिग्री ऑफ इंटेंशन कम थी, डिग्री ऑफ इंटेंशन, ही हैड नो इंटेंशन टू किल। तो मैंने प्री मेडिकेशन के बारे में बताया कि प्री मेडिकेटेड रहता है तो माना जाता है डिग्री ऑफ इंटेंशन ज्यादा था, बट यहाँ पे इस फैक्ट से क्या पता चला कि प्री मेडिकेटेड भी नहीं था। तो प्री मेडिकेटेड मतलब पहले से प्लान किया हुआ रहना, पहले से प्लान होकर ऑर्गेनाइज मैनर में हम वो काम करें, उसी को प्री मेडिकेटेड कहते हैं। तो वो भी नहीं था। तो इन सारे चीजों से यही पता चल रहा है कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाना चाहिए, अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो पता चल रहा है ना कैसे सारे डिफरेंसेस अप्लाई करके आप डिसाइड कर पा रहे हैं। अब थोड़ी आसानी हो रही है डिसाइड करने में कि अमाउंटिंग टू जाएगी कि नहीं। सारे हमारे डिफरेंसेस यहाँ पे लग जा रहे हैं, तो सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऋचा, कृति मिश्रा, मुक्ता, धीरज, मैंने जो भी डिफरेंसेस बताए उसको अप्लाई करके सही रिजल्ट पे हम लोग पहुंच रहे हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि कंफ्लिक्ट हो जा रहा है, बिल्कुल सही रिजल्ट पे पहुंचा जा रहा है। तो बिल्कुल यही सारे डिफरेंसेस ही हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। तो इसमें कोर्ट ने भी यही बोला, और ये बताते हुए कोर्ट ने डिफरेंसेस की चर्चा की, इसलिए ये केस पॉपुलर है, ठीक है। केस ये डिसाइड करते हुए कोर्ट ने बातें बोली जो डिफरेंसेस मैंने बता चुका है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन नहीं था, प्री मेडिकेटेड नहीं था, डेथ जो है वो लाइकली रिजल्ट था, हो गया डेथ, इट वाज नॉट द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। तो ये सारे ग्राउंड जो है यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई करके देखे गए, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाने चाहिए, और वैसा ही कोर्ट ने हेल्ड किया, ठीक है। ये बहुत लैंडमार्क केस है, इसका ईयर और जज का नाम आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट्स और जजमेंट तो याद हो ही गया होगा आपको। 1876 है, जस्टिस मेलविल है। प्रीलिम्स के लिए ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा केस है जिसमें डिफरेंस की बात हुई थी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। आर वर्सेस गोविंदा, अनगिनत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, किस केस में डिफरेंसेस की बात हुई थी। चलिए एक और केस का मैं नाम लिखता हूं, वो भी लैंडमार्क जजमेंट है।
विरसा सिंह का केस आपने सुना हुआ है? विरसा सिंह, किसने सुना हुआ है? थम्स अप करे। ये भी लैंडमार्क केस है। किसने सुना हुआ है? जिसने भी सुना हुआ है इसका ईयर बता सकता है क्या? ईयर। ओके, धीरज ने सुना हुआ है। धीरज, किस साल का ये केस है? अनुकूल बताएं, किस साल का केस है? नहीं, अर्णव ने हैंड रेज किया, वो बताएं। बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत बढ़िया। 1958 का केस है, 1958 का, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी लैंडमार्क केस है। इसका मैं फैक्ट बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। ध्यान से फैक्ट सुनिएगा और आप लोग को रिजल्ट पे पहुंचना है। अब आप लोग सारा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ चुके हैं, तो आपको रिजल्ट पे पहुंचना आना चाहिए। ध्यान से फैक्ट सुनिए और सब लोग सही डिसीजन पे पहुंचे। देखिए क्या हुआ था इस केस में। कौन सा केस? विरसा सिंह वाला केस, ठीक है। विरसा सिंह वाले केस में हुआ था, एक पर्सन जो था, स्पीयर भाला जो होता है, भाला, पेट में भाला ये कर दिया था, अटैक किया, पेट में भाला चला गया हुआ था पूरा अटैक, और उनको हॉस्पिटल ले गया गया, विक्टिम को हॉस्पिटल ले गया गया, वहां पे उनकी डेथ हो गई। और जो क्या डॉक्टर था, डॉक्टर ने ऐसा बताया कि जो इंजरी थी, इंजरी इतनी ग्रेव थी कि डेथ हो ही जानी थी। इंजरी वाज ग्रेव इनफ टू कॉज डेथ, और डेथ हो गई। और फिर इतना ही फैक्ट्स है, आप लोग ने सुन लिया। इंजुरी वाज ग्रेव एनफ टू कॉज डेथ, पेट में भाला घोप दिया गया था, और आपको अब बताना है कि क्या होगा और क्यों होगा। आप बताएं, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड, एंड व्हाई। व्हाई कई लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है, यहाँ जिन्होंने मर्डर जो होगा, नहीं लिख रहे हैं वो लोग भी। यहाँ सर मर्डर होगा जी। ये सर मर्डर होगा, ये थर्ड वाला जो मर्डर का है, क्योंकि ऑर्डिनरी भाला कोर्स घोंपना है, वाला। पहले ही से इंटेंशन दिखाता है कि हाँ उसका मर्डर करने का वो था। और सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वाला है कि हर सिचुएशन में डेथ कॉज हो। ठीक है सोनाक्षी, आपका मैंने सुन लिया। डीके दुबे, कुछ और आप बोलिए थोड़ा सा, आपकी आपकी बातें थोड़ी इनकम्प्लीट लगी मुझे, और आप और कुछ बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? डीके दुबे, एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं कह रहा हूँ कि भाला घोंपना एक नॉर्मल कंडीशन तो हो नहीं सकता कि इसे हाँ, केवल ग्रेवियस हार्ट ही हो। इसे मर्डर होने का चांसेस 100% होता है, हम्म। इसीलिए वहां मर्डर होगा। तो किधर जाएगा मर्डर की? किस फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली किस में फॉल करेगा? ग्रेवियस हार्ट, नहीं नहीं, स्टेजेस मर्डर सर। में हम लोग ने, चलिए आप सोचिए कि मर्डर में चार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटेंशन, 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 नॉलेज। इंटेंशन टू कॉज इट, इंटेंशन टू कॉज इंजुरी, लाइकली टू कॉज इट, टेंशन एंड इंटेंशन टू नॉलेज कॉज दोनों इंजुरी, था इसमें। sufficient in the ordinary court to cause it, knowledge that the act is evidently dangerous, which in all probability is likely to cause it। सारे नॉलेज सब नॉलेज करना सर, ही, नॉलेज और नॉलेज, ठीक। इंटेंशन दोनों की तरह। हाँ, ठीक है, अनुकूल ने बोला वो मर्डर, मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर। कीर्ति मिश्रा, आप ये भी बताते जाइए आप लोग कि कहाँ फॉल करेगा, ताकि ये पता चले कि आप लोग एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हैं कहाँ फॉल कर रहा है। गिल्टी ऑफ मर्डर, इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट एन इंजरी, सफिशिएंट इमिनेंट नॉलेज। डेंजरस में जाएगा। नेहा गुप्ता बोल रही है इमिनेंटली डेंजरस हो जाएगा। क्यों, इंटेंशन नहीं लग रहा है क्या इस केस से? ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि जो 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 लोग भी नॉलेज वाले पे जा रहे हैं, इंटेंशन इंटेंशन वाले किसी में फॉल नहीं कर रहा है क्या? इंटेंशन होगा सी वाला मर्डर का। ओके ओके, संभवी ने बोला तीसरा में, थर्डली में फॉल करेगा। और कोई बच्चा क्या? रोहित मिश्रा जी ने बता दिया है क्या अपना जवाब? उबैद, आप भी बता दीजिए। अब तो हम लोग खत्म कर रहे हैं मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, सभी लोग बता दीजिए सो एक बार। फोर्थ फोर्थ वाला क्राइटेरिया ही लग रहा है। अच्छा, फोर्थ वाला लग रहा है। हाँ, अनुकूल, मोक्षदा आपने बताया। क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया, इसमें है मरना स्वाभाविक था। ओके,
आपका कहना है दिस वाज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, क्योंकि हमारा क्या बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, देखिए जो जो भी मैंने फैक्ट्स बताया केस के, मैंने बताया ये से ईयर से पेट पे वार किया गया था, और यहाँ पे हमने, अब मैं केस का नाम हटा देता हूँ, आप लोग ने देख ही लिया, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और वीडियो चला गया सर, वीडियो ऑडियो के साथ। वीडियो ऑडियो चला गया सर। और किसी में आ रहा है क्या? ऑडियो नहीं आ रहा है अब भी सर? ऑडियो नहीं आ रहा है आपका? ऑडियो नहीं आ रहा सर, ऑडियो। ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो।
Am I audible now? Am I audible now? यस सर, आ गया। अरे यार ये क्या हो रहा है यार। ये दिख रही है आप लोग को, सभी लोग को ये चारों दिख रही है पॉइंट? इसके पहले क्या पढ़ाए कुछ पता ही नहीं चला सर। नहीं, इसके पहले भी कुछ पढ़ाई कहाँ है? नहीं, केस ला के जब हम से ये उसको कंक्लूजन नहीं किए थे, तभी चला गया था। हाँ हाँ, ये केस लॉ ही चल रहा है, अभी केस लॉ ही चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बिरसा सिंह केस का कंक्लूजन ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये पहले दिख रहा है आपको, मर्डर का मैंने लिखा है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली। आप लोग ठीक है, मैंने फर्स्टली लिखा हुआ है मर्डर का, जिसमें हम लोग को पता है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। फर्स्टली में क्या, इंटेंशन टू कॉज डेथ। मर्डर में पहला पहला ग्राउंड क्या है मर्डर होने का? इंटेंशन टू कॉज डेथ हो तो मर्डर में फॉल करेगा। फर्स्टली ये, सेकेंडली क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये दोनों ग्राउंड कल्पेबल होमिसाइड में भी है। अब आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो बोला हुआ था मैंने कि दोनों में ही है, पहला दूसरा दोनों में ही है। इंटेंशन टू कॉज डेथ दोनों में है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ दोनों का वही है कि नहीं? फर्स्टली सेकेंडली दोनों का सेम है कि नहीं संभवी? ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ कि मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का फर्स्टली और सेकेंडली सेम है। दोनों में पहला यही है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ होगा, दोनों में दूसरा हाँ है हाँ, कि same है। इंटेंशन टू कॉज इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन अब हम दोनों को रहते हुए भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या? डिग्री ऑफ इंटेंशन दोनों में अलग होता है, दोनों में डिग्री ऑफ इंटेंशन अलग होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ अलग होती है। ये सब डिफरेंसेस है दोनों के रहते हुए भी, पहले दूसरे में भी। थर्डली जो है, थर्डली इंटेंशन टू कॉज bodily injury which is sufficient in the ordinary course, sufficient in the ordinary course to cause death। फोर्थली क्या है मर्डर का? नॉलेज होगी कि एक्ट जो है एमिनेंटली डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि डेथ इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ ही होनी है। ये फोर्थली है, यही चार मर्डर के हैं। अब देखिए, ये जो केस है, मान लीजिए इसमें ऐसा कहीं, मैंने जो फैक्ट्स बताया बिरसा सिंह का, मैंने कहीं नहीं बताया कि इंटेंशन टू कॉज डेथ था, ये नहीं बताया कि इंटेंशन टू कॉज डेथ है ना, तो ये कट गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला काट दिया कि इट वाज नॉट प्रूव्ड, इट वाज नॉट प्रूव्ड दैट देयर वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ। दूसरा क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। बॉडली इंजुरी ऐसा करना कि जो लाइकली टू कॉज डेथ, इससे ग्रेव नेचर का ये है। तो मान लीजिए कि अब तीसरा क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी व्हिच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। अब जो मैंने केस बताया उसमें वो क्या, स्पीयर को पेट में मार दिया हुआ था। पेट में स्पीयर तो इंटेंशन के साथ ही मारा था ना। जब मैं ये बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो भी मैंने ये बताया था कि थर्ड पॉइंट में ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ हो, इंटेंशन टू कॉज डेथ ना भी हो, लेकिन आपने इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी है जो कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स हो, तो भी मर्डर के लिए अप्लायबल होंगे। इंटेंशन टू कॉज डेथ ना भी हो, सेकेंडली में फॉल कर रहा है, तो भी मर्डर के लिए लायबल होंगे। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे वाले को ओमिट कर दीजिए। इसमें और इसमें जरूरी नहीं है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ भी हो, इंटेंशन टू कॉज डेथ तो बस पहले वाले में रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने जो फैक्ट बताया उसमें बॉडली इंजुरी करने का तो इंटेंशन था ना, बॉडली इंजुरी करने का तो इंटेंशन था, तभी तो पेट में उसने क्या मारा? स्पीयर मारा। पेट में स्पीयर मारने से ये तो दिखाता है कि ही हैड, द एक्यूज्ड हैड इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी। ये है कि नहीं है? इस पे सब लोग एग्री कर रहे हैं कि द एक्यूज्ड हैड इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी, क्योंकि पेट में स्पीयर मारना क्लियर दिखाती है कि देयर वाज क्लियर इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी। अब देखिए, दोनों में इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी। क्या है तीसरा में? सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। वो इंजुरी जो था, डॉक्टर ने क्लियरली बताया था कि इंजुरी वाज सीवियर इनफ टू कॉज डेथ, इंजुरी इतना सीवियर था कि डेथ हो ही जाना है। जो मैंने फैक्ट्स में ये वाली बात भी बोली हुई थी कि डॉक्टर ने खुद बताया था कि जो इंजुरी था दैट वाज सीवियर इनफ टू कॉज डेथ। तो इसी में फॉल करता है थर्डली में।
कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरी था, लेकिन दैट बॉडली इंजुरी वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। वो बॉडीली इंजुरी इतना ग्रेव नेचर का था कि वो सफिशिएंट है कि ऑर्डिनरी कोर्स में कोई मर जाना है। पेट में कई सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, पेट में कई सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और उसमें आपने स्पीयर को आर पार किया हुआ है, मार दिया हुआ खतरनाक तरीके से, तो मरना ही मोस्ट प्रोबेबल कॉज है, वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स। यहाँ नॉलेज वाली बात क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इंटेंशन ही है ना, इंटेंशन इज अ हायर डिग्री, इंटेंशन ज्यादा एक डिग्री होता है जो दिखा रहा है मर्डर की तरफ जाएगा। इंटेंशन नहीं होती है तब नॉलेज की तरफ भागा जाता है ना, नॉलेज की तरफ तब जाना है जब इंटेंशन ना मिले। इंटेंशन तो अगर मिल जाए तब तो वो ज्यादा ग्रेव ऑलरेडी बना देती है। मैंने पहले ही बताया था इंटेंशन को ज्यादा पनिश किया जाता है इन कंपेरिजन टू नॉलेज, बताया था कि नहीं? कल्पेबल होमिसाइड में है भी डिफरेंस अलग अलग, पहले और दूसरे ग्राउंड पे आपको मिनिमम 5 साल का सजा, मैक्सिमम 10 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है। नॉलेज वाले ग्राउंड पे आपको बस 10 साल तक की सजा मिल सकती है, कोई मिनिमम नहीं है, मिनिमम कोई नहीं है। तो इंटेंशन इज ऑलवेज मोर सीवियर एंड सो मोर पनिशेबल देन नॉलेज। यहाँ पे इंटेंशन ऑलरेडी आ गई तो नॉलेज के बात ही छोड़ दीजिए कि वो एक्ट एमिनेंटली डेंजरस था। एक्ट एमिनेंटली डेंजरस पे हम तब जाएंगे जब इंटेंशन की बात नहीं आएगी, ठीक है? और एमिनेंटली डेंजरस के जैसे मैंने एग्जांपल दिए हुए थे कि उस तरह के एक्ट देखे जाते हैं जो कि बहुत लोगों को जनरली इफेक्ट कर रहे होते हैं या बहुत खतरनाक एक्ट। यहाँ तो बॉडली इंजुरी कॉज करना, ये तो सीधा दिखती है कि हमारा इंजुरी कॉज करने वाला में देखिए बॉडली इंजुरी किसमें कॉज किया जाता है। बॉडली इंजुरी का ये दोनों ग्राउंड था, तो आपको फोकस इस पर रखना चाहिए था कि बॉडली इंजुरी कॉज किया गया है तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। तो दिस का जो इंजुरी इस केस में था दैट वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ, इसलिए थर्डली का यूज करके कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, मर्डर की पनिशमेंट को कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। और कोर्ट ने ये बोल दिया, इट वाज क्लेम्ड इन द केस कि देयर वाज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड टू कॉज डेथ, यानी कि ये जो है वो नहीं था, द इंटेंशन टू कॉज डेथ है वो नहीं था। कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, इट इज इमेटेरियल, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इंटेंशन टू कॉज डेथ था। इसके लिए जरूरी भी नहीं है ना, थर्ड पॉइंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ हो, तो बस फर्स्ट पॉइंट के लिए जरूरी है। तो इट इज कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंजुरी कॉज कर दे जो कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ हो और बाद में आ रहे क्लेम करने के लिए हमारे पास इंटेंशन टू किल था ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। बिकॉज इन सारे पॉइंट्स में इंटेंशन टू कॉज डेथ ना भी रहे तो भी मर्डर के लिए कन्विक्शन होती है, ठीक है? इंटेंशन टू कॉज डेथ तो बस पहले पॉइंट के लिए चाहिए, इसमें क्या चाहिए कि बॉडली इंजुरी कॉज करने का बस इंटेंशन जिसके लिए डेथ हो जाए, इसमें भी चाहिए बस बॉडली इंजुरी कॉज करने के लिए इंटेंशन जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट हो डेथ कॉज करने के लिए। तो इसी में फॉल होता है ये केस कि ऐसा वो इंजुरी था, इंजुरी इंटेंशनली किया गया था बॉडली इंजुरी, लेकिन दैट पर्टिकुलर इंजुरी वाज सफिशिएंट व्हिच इन ऑर्डिनरी कोर्स विल रिजल्ट इनटू द डेथ, और डेथ हुआ भी, इसलिए डेथ के लिए जो पनिशमेंट है मर्डर का हुआ, मर्डर के लिए कन्विक्शन हुआ। सब कुछ समझ में आया? तो बताएं किसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जो उसको ना समझ में आया हो? अब हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है, किसी का कोई डाउट है पूरे मर्डर में? जिन लोगों ने भी कोई लेक्चर मिस किया होगा, ये थर्ड लेक्चर थी आई थिंक, जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड है, और वो लोग देख सकते हैं जा करके तीनों। और फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए। जो मैंने जितने भी केसेस डिस्कस किए हुए हैं सबके फैक्ट्स और जजमेंट और रीजनिंग सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि क्यों जजमेंट में कोर्ट ने पहुंचा, किया हुआ है कि नहीं, सारे केसेस का रीजनिंग भी। तो आप उस सबको याद रखेंगे, केस का बस नाम याद कर ले, फैक्ट्स और जजमेंट से याद हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस के आप लोग से पूछे भी हैं कि क्या रिजल्ट होनी चाहिए, उससे क्या होगा, फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने सारे चीज डिस्कस कर लिया, प्रोविजंस भी और जो भी डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व हुई है वो, और केस लॉज भी सारे। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट आ रही है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंसेस में? रीचा, डिफरेंसेस सारे समझ में आ गए? डिफरेंसेस सर हाँ बोलिए। सर आपने बताया कि मर्डर में जो दो एलिमेंट है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और कल्पेबल होमिसाइड का भी स्टार्टिंग का दो वही है, तो उसमें डिग्री का फर्क होगा, तो सर वो डिग्री कैसे? बिल्कुल है, मैंने ये भी इसका भी आंसर दे दिया हुआ है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ डिग्री कैसे पता चलेगी। डिग्री देखिए फैक्ट्स एंड, पहला और दूसरा जो पॉइंट है दोनों का सेम है,
पहला पहला, दूसरा दूसरा, कल्पेबल होमिसाइड का और मर्डर का। पहला दोनों का है इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ। दूसरा दोनों का इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। लेकिन दोनों में तीसरा और चौथा जो मर्डर का है, मर्डर का जो तीसरा चौथा है वो तो बहुत आसान है ना, उसमें अगर कोई चला गया तो मर्डर के लिए लायबल होगा, ये तो क्लियर है सबको ना। मर्डर का जो तीसरा चौथा है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्ट और एमिनेंटली डेंजरस, इसमें आ जाने का मतलब मर्डर के लिए लायबल, क्योंकि ये कल्पेबल होमिसाइड में है ही नहीं। इज इट ओके? तो तीसरा चौथा तो मर्डर के लिए लायबल होगा इंसान, लेकिन पहला दूसरा जो है वो दोनों का सेम है, दोनों में इंटेंशन की बात की गई है, दोनों में इंटेंशन की बात की गई है। तो मैंने डिफरेंस जो बताया था डिग्री ऑफ इंटेंशन, उसमें यही बताया था कि डिग्री ऑफ इंटेंशन पता करने के लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस देखे जाते हैं। डिग्री ऑफ इंटेंशन पता करने में कुछ चीजें अपनी रोल प्ले करती है, जैसे कि आपका प्री मेडिटेटेड था कि नहीं एक्ट, ये एक फैक्ट है जो कि पता चलती है आपका डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या था। आपने जिस तरह का आपका जो ग्रेविटी था आपका करने का, आपने जो एक्ट किया उसकी जो ग्रेविटी थी, ये भी एक फैक्ट है जो कि बताती है कि आपका डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या था। तो डिग्री ऑफ इंटेंशन जो है इन्हीं चीजों से पता लगाया जाता है, इन्हीं चीजों से पता लगाया जाता है कि कितना प्लान करके किया गया था, वह कितना प्लान किया गया या कितना कम प्लानिंग से हुआ, कितना सोच समझ के वो किया गया या कितना कम सोच समझ के किया गया। जितना कम सोचा समझा गया उसके लिए उतना वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, उतना लोअर डिग्री माना जाएगा, उतना लो माना जाएगा और उतना ही वो कल्पेबल होमिसाइड के जाएगा। जितना ज्यादा प्लानिंग करके, जितना ज्यादा प्री मेडिटेशन करके किया गया, उतना उसको हाई डिग्री माना जाएगा और वो मर्डर की तरफ जाएगा। डिग्री इंटेंशन जो है दोनों में ही पॉइंट है, लेकिन यही लो और हाई डिग्री ऑफ इंटेंशन है जो भेजेगा कि कल्पेबल होमिसाइड में या मर्डर में। ठीक है सोनाक्षी? सर इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर में फॉल कराने के लिए कोई एक ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। जी ओवर्ट, ओवर्ट एक्ट को, इसको आप ओवर्ट एक्ट ना कहें, इसको आपको जैसे बैकग्राउंड से भी तो पता चल रही है ना कि आपके बैकग्राउंड में आपने क्या क्या प्लान किया हुआ था। आपने एक्ट एक्ट तो कमिट हुई है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपकी क्या प्लानिंग थी। अगर बैकग्राउंड आपकी थी प्लानिंग तो दिखा रही है डिग्री ऑफ इंटेंशन ज्यादा थी, यानी आपने प्लान करके, समझ रहे हैं ना, जो चीज प्लान करके की सर जाती है वो ज्यादा ये तो इंटेंशनल सर होती है ना। सर जैसे ये एग्जांपल तो सही है, प्री मेडिकेटेड होना चाहिए, इसका मतलब है फैक्ट या सर्कमस्टांसेस में कुछ एडिशनल ऐसी चीजें रहेंगी जिससे पता लगेगा कि वो एग्रावेटेड फॉर्म है जी 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 इंटेंशन। बिल्कुल, एडिशनल चीजें रहेंगी ही तभी तो पता चलेगा। अगर एविडेंस नहीं मिली प्री मेडिकेशन की, एविडेंस नहीं मिली हायर डिग्री की, तो वो सजा नहीं होगी, वो हायर डिग्री मानी नहीं जाएगी। हायर डिग्री के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को प्रूव, सब सारे बर्डन प्रोसिक्यूशन के कि आप प्रूव कीजिए कि देयर आर हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन, ताकि मर्डर के लिए लायबल हो, नहीं तो कोर्ट लोअर डिग्री के लिए पनिश कर देगी अगर इंटेंशन दिख भी रही है तो हायर डिग्री फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ही कुछ एडिशनल फैक्ट्स मिलते हैं केस में, जिससे पता चलते हैं कि हायर डिग्री। फॉर एग्जांपल जो दिया हुआ है, जो प्री मेडिटेशन का, आपका वे ऑफ किलिंग का, वे ऑफ किलिंग भी दिखाती है ना कि आपने ब्रूटली किल किया हुआ है तो हायर इंटेंशन के साथ किया होगा, लेस ब्रूटली किल किया हुआ है तो लोअर इंटेंशन के साथ किया हुआ है। और भी जो पॉइंट्स है कुछ कुछ एसोसिएटेड है, जैसे मैंने बताया ग्रेविटी वाला इससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। ग्रेविटी ऑफ किलिंग डिग्री ऑफ इंटेंशन से एसोसिएटेड पॉइंट है। नॉलेज अलग हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है वो अलग है, लेकिन वो भी रोल प्ले करता है सारे केसेस में। तो ये जो है डिग्री ऑफ इंटेंशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ये दोनों मिलकर जनरली केस डिसाइड कर देते हैं कि मर्डर में जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। समझ में आ रहा है सोनाक्षी? ये बात बिल्कुल ओके। सही है कि एडिशनल चीजें होती हैं, फैक्ट्स, एडिशनल फैक्ट जो कि हेल्प होती है इस पे पहुंचने में, इस कंक्लूजन पे कि डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या था। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है नहीं कि हम लोग कोई लॉ डिस्कस कर ले और पहुंच जाए आंसर पे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो फैक्ट तीन आएंगी, वही बताएंगी ना। जो भी फैक्ट्स है केस का, 8-10 जो भी फैक्ट्स मिला हुआ है उससे पता लगाया जाएगा क्या डिग्री ऑफ इंटेंशन। ठीक है? ओके सर। कौन है? यार गजब गजब लोग होते हैं।
सर्वेंट कॉलोनी से कोई आया हुआ है और क्या बोल रहे थे कि उनका लड़का उनको दारू पी के गाली वाली दे रहा है, तो हेल्प करती। ठीक है। मेरा रूम रूम नंबर 1 ही है, पहला रूम है मेरा रूम, तो इसलिए मेरा ही रूम, मैंने बोला दूसरे रूम में जाकर के। और ठीक है, तो समझ में आया सोनाक्षी जो आपने पूछा? Yes, sir. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स फैक्ट से ही डिसाइड होते हैं, और ये सब चीजें ढूंढी जाती है कि ये सब मिले कि नहीं। जैसे प्री मेडिटेशन ढूंढी जाएगी था कि नहीं, अगर था तो इंटेंशन पता चलेगा ज्यादा था या कम था। ठीक है। ग्रेविटी तो देख के पता चलती है, ग्रेविटी तो पहले से पता रहती है कैसा ऑफेंस किया गया, कितना ब्रूटली मारा गया था, तो ये सब चीजें से पता चलती है। कोई किसी का और कोई क्वेश्चन है? मर्डर पे और कल्पेबल होमिसाइड, पूरे मर्डर से पूरे कल्पेबल होमिसाइड से आप लोग सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए, फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली, इतना आसान है, अब तो इतने बार डिस्कस हो चुका है। किसको है जो नहीं याद हुआ है अभी तक? किसको किसको याद हो गया है बताइए? कल्पेबल होमिसाइड का 3 पॉइंट और मर्डर का 4 पॉइंट, पहला दूसरा तो दोनों, तीसरा उसमें नॉलेज है जो लाइकली टू कॉज डेथ है, इसमें इंटेंशन ही है, और चौथा नॉलेज है। केस लॉज भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और ताकि मैं भेज दूंगा सब कुछ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से फैक्ट्स वगैरह लिख भी दूं, कहीं भी आप लोग को उस तरह का फैक्ट्स नहीं मिलेगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, किसी भी बुक में नहीं। देखिएगा आप लोग फैक्ट्स और जो जजमेंट में लिख करके भेजूंगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग किडनैपिंग और एब्डक्शन पढ़ेंगे, इधर के सेक्शन जो है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बिगर बिगर टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे कि उधर का भी हम लोगों ने बिगर बिगर टॉपिक्स करके फिर सेक्शंस में डिस्कस कर लिए हुए थे। 1 सेक्शन और सेक्शन 2 सेक्शन 3 सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। उधर के कुछ ही सेक्शंस बचे हुए हैं, 14 से पहले वाले, 3 के बाद वाले, 14 से पहले वाले, क्योंकि 14 से तो हम लोगों ने आरओपीडी डिस्कस किया ही हुआ है। आरओपीडी बोल रहा हूँ, जो जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर है वो डिस्कस किया हुआ। सर आप नींद आ रही है। हाँ डीके दुबे, आज क्लास ज्यादा देर चले भी कि नहीं? धीरज पाठक ने लिखा है और नोट्स टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल धीरज, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि वो ऑलरेडी सच में अच्छा है, और अच्छा है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आपके पास जितना बुक है, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी गाइड बुक्स है, सब पढ़ लीजिएगा। जो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे उसको पता चलेगा ही कि अच्छा है, जो नहीं पढ़े हुए होंगे, जितने भी बुक्स हैं या गाइड बुक्स हैं, गाइड बुक जैसे परीक्षा बंधन गाइड बुक आती है, और भी कई सारे पब्लिकेशन की आती है, और बुक्स टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आईपीसी की बहुत सारी टेक्स्ट बुक है, वो सब भी तो सब पढ़े लेंगे तब पता चलेगा कि सच में अच्छा है नोट, तो मैं बना के भेजता हूँ। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, क्या टाइम हो गया डीके दुबे? ओके, एक सेकंड मैं ही देख लेता हूँ, 10:18 हो गया। हम लोग हाँ, हम लोग किडनैपिंग एब्डक्शन कल डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ जिसका कल आप लोग जवाब दीजिएगा। कुछ लोग अभी जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से कल आपको जवाब देना है। जो क्वेश्चन यही है कि किडनैपिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं मानी जाती है, और एब्डक्शन जो होती है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस मानी जाती है। इसके लिए आपको क्या सबसे मेन रीजंस लगते हैं? क्या मेन रीजन है कि एब्डक्शन के कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है? मैंने पहले ही बता चुका है, जब हम लोगों ने क्रुएल्टी पढ़ा हुआ था, क्रुएल्टी टू वीमेन बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, उस समय मैंने कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में बताया था कि नहीं? ऐसे ऑफेंस विच परसिस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो कंटिन्यू होते रहते हैं, जितनी बार इवेंट होती है वो हर बार नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है, जितनी बार वो घटना घटती है नई कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होती है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। जो लिमिटेशन पीरियड होती है वो फिर वहीं से शुरू हो जाती है, जब जब एक्ट हुआ लिमिटेशन पीरियड वहीं से शुरू हो जाती है। ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस का ये फीचर्स है कि जो जैसे क्रुएल्टी हो गया कि एक बार नहीं होती है, बार बार होती है, तो जब जब हुई क्रुएल्टी तो क्रुएल्टी का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होती है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस वही होती है जो एक सिंगल एक्ट नहीं, विच परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, कोई अभी जवाब देना चाहता है क्या, जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है किडनैपिंग एब्डक्शन क्लॉज को, कि वाई एब्डक्शन है उसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाता है, और किडनैपिंग जो है उसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं माना जाता है। कोई अभी जवाब देना चाहेगा? एनीबॉडी? सोनाक्षी कश्यप?
संभवी, सर उबैद, शाश्वत। सर क्योंकि किडनैपिंग में जब लॉफुल गार्जियन से हटा दिया जाता है किसी को, विक्टिम को, तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया रहता है एक ही बार में। पर जो अबडक्शन है उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जब तक विक्टिम को, वो तब तक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस हो, इसलिए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होता है अबडक्शन में। सर फिर से चले गए क्या? अब आगे की क्लास कल से। डीके दुबे, am I audible? सोनाक्षी, संभवी। ओके, बताइए आप लोगों ने क्वेश्चन सुना कि नहीं? आप लोगों ने, संभवी, वेबएक्स पे आप लोगों ने क्वेश्चन सुना क्या? यस सर। अगर अबडक्शन, हाँ अबडक्शन में क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इस वजह से कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होता है। और किडनैपिंग में जैसे ही लॉफुल गार्जियन के उस गार्जियनशिप से हटा दिया जाता है, वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है किडनैपिंग में, इसलिए वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। ठीक है संभवी, बट ये बताइए कि आपने बोला जैसे ही लॉफुल गार्जियन से हटा दिया जाता है ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन किडनैपिंग में भी तो हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का किडनैप किया गया प्रयागराज में, वहां से ले जाएगा धनबाद, ले जाएगा, फिर ले जाएगा बिहार, ले जाएगा अलग अलग जगह पे, तो इसमें क्यों नहीं, जब जब ले जाया जा रहा है तब तब क्यों नहीं वो बार बार कंस्टिट्यूट हो रहा है ऑफेंस? और एबडक्शन में जहां जहां ले जाया जाता है वहां हर बार कंस्टिट्यूट हो जाता है, जितनी बार जगह चेंज किया जाएगा उतनी बार कंस्टिट्यूट हो जाती है एबडक्शन। लेकिन किडनैपिंग मान लीजिए लॉफुल गार्डियनशिप से दे दिया गया, लेकिन जहां जहां ले जाएगा वहां नहीं कंस्टिट्यूट होती है, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों है? ठीक है, वो आप लोग स्टेटमेंट ही दे रहे हैं, बट रीजन अभी भी आप लोग नहीं दे रहे। ओके, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया कि वो कंप्लीट हो जाता है। अभी ऑडिबल हो कि नहीं मैं यहाँ पे वेबएक्स पे? ओके, ये भी क्वेश्चन में ही शामिल कर लेता हूँ जो आप लोग आंसर दे रहे हैं कि किडनैपिंग जो है जैसे ही लॉफुल पोजीशन से जो लिया जाता है गार्जियन के, कंप्लीट मान लिया जाता है। लेकिन एबडक्शन किसी को उठा लिया गया उसी के घर से, तो एबडक्शन वहीं पे क्यों नहीं कंप्लीट हो गया? और जहां जहां ले जाया जा रहा है हर बार क्यों एबडक्शन हो रहा है?
किडनैपिंग में भी वहां पोजीशन से ले लिया गया गार्जियन के, लेकिन जहां जहां ले जाया जा रहा है वहां वहां नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट वहीं पे क्यों हो जा रहा है, वो वहीं पे क्यों कंप्लीट हो जा रहा है, अबडक्शन क्यों नहीं पहली बार ही जब उठाया जा रहा है कंप्लीट हो जा रहा है और हर बार हो ही रहा है। ठीक है, ये इसका इसका जवाब दीजिए। सर आई थिंक अबडक्शन में सर वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ नहीं हो रहा है, मतलब अबडक्शन इटसेल्फ एक ऑफेंस नहीं होता है, वो एक ऑक्सिलरी वर्ब जैसे होते हैं या फिर एक्ट कह लें उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसके साथ अगर क्रिमिनल इंटेंशन जुड़ेगा तो फिर वो क्या कंटिन्यूइंग ऑफेंस बनता है। और क्या ये किडनैपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात बोली अबडक्शन के बारे में, जो कि किडनैपिंग और अबडक्शन में एक अच्छी पॉइंट बोली, लेकिन ये भी एक इट इज नॉट द राइट रीजन कि क्यों वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है क्यों नहीं। अबडक्शन इज नॉट इन इटसेल्फ इज ऑफेंस। जाहिर सी बात है, अबडक्शन किसी पर्पज के लिए किया जाता है, अबडक्शन मर्डर के लिए किया जा रहा है, ऑफेंस बन गया, रॉबरी के लिए किया जा रहा है, ऑफेंस बन गया, रैंसम के लिए किया जा रहा है, कुछ के लिए भी किया जा रहा है, ऑफेंस बन गया, कन्फाइनमेंट के लिए किया जा रहा है, ऑफेंस बन गया, लेकिन और किडनैपिंग इन इटसेल्फ एक ऑफेंस हो जाता है। कोई बात नहीं, आप लोग और भी जो लगे रीजनिंग आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, ताकि कल आप लोग जवाब दें। जो बातें आप लोगों ने बोला दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग abduction एंड kidnapping, but still it is not justifying the reason for abduction being continuing offense and kidnapping not being continuing offense. I am asking कि दोनों में ही लिया जा रहा है, मान लीजिए दोनों में घर से उठा लिया गया, एक गार्जियन के पोजीशन से उठाया गया, एक तो उसमें एक किसी पर्सन को उठा लिया गया, मेजर पर्सन को, जो एब्डक्शन कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, एब्डक्शन तो कंस्टिट्यूट हो जाती है ना, एब्डक्शन इन इटसेल्फ पनिशेबल नहीं है, ओके, लेकिन एब्डक्शन तो वही कंस्टिट्यूट हो जाती है ना। एब्डक्शन का डेफिनेशन क्या है, लिया गया किसी को फोर्सफुली या डिसीट का यूज करके किसी को प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया गया, एब्डक्शन हो गया। ठीक है, पनिशमेंट की बात छोड़ दिया जाए, एब्डक्शन तो वहीं पे हो गया, लेकिन जब जब जगह चेंज किया जा रहा है, जब जब नई जगह पे ले जाया जा रहा है, तब तब एब्डक्शन हो रहा है। किडनैपिंग में ले लिया गया, जब जब नई जगह पे ले जाया जा रहा है, किडनैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों में पहली बार लिया गया, किडनैपिंग में जब पहली बार ही लिया गया वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया, वहीं पे पूरा का पूरा ऑफेंस कंप्लीट हो गया, उसमें अब आगे क्या हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ रही है। लेकिन एब्डक्शन में पहली बार लिया गया तो भी हो गया एब्डक्शन, उसके बाद भी जब जब हो रही है तब भी एब्डक्शन हो रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरा, वाई वाई ये वाली जो आंसर है वो क्यों है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा क्लियरली, मैंने कई बार रिपीट कर दिया। आया ना ऋचा, कृति समझ में, ज्योति, और कौन है? ठीक है, चलिए आप लोग कल कोशिश कीजिएगा, संभवी। ठीक है, यसी अग्रवाल, आपको मर्डर वगैरह समझ में आया, मर्डर कल्पिबल मेथड पूरा? यस सर। कोई डाउट होगा तो कल फिर आप लोग पढ़ के लाइएगा। कोशिश करूंगा, अभी तो देखिए मैं वो उसका नोट्स नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ बाकी है उसमें लिखना, और आधा अधूरा भेजने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि कुछ केसेस जो मैंने बताया हुआ है वो मैंने अभी लिखा हुआ है नहीं, तो उसमें अच्छे से फैक्ट जजमेंट मैं लिख दूंगा तब भेजूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं दिन में भेज दूंगा। तो आप लोग पढ़िएगा, और फिर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जिन्होंने पहले क्लास नहीं किया हुआ है। ओके, बाकी हम लोग किडनैपिंग एब्डक्शन कल पूरा डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कुछ पढ़ कर आइएगा, कुछ डाउट वगैरह होगा तो लेकर के आइएगा, और इस क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, कुछ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग कोई डाउट नहीं हो तो लीव कर सकते हैं। सर ओके कृति, गुड नाइट। हाँ बोलिए सर संभव। आपके जो सेमेस्टर चल रहा है वो फर्स्ट सेमेस्टर ही चल नहीं, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है? नहीं, सेमेस्टर एग्जाम नहीं चल रहा है, T1 चल रहा है, टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। अच्छा, थर्ड तो वो सेमेस्टर सेमेस्टर में नहीं इंक्लूड? थर्ड सेमेस्टर का टेस्ट चल रहा है। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी बुलावा आएगा कुछ ही दिनों में। हाँ, पता नहीं कब आएगा, और पता चला अचानक से बॉम्बार्डमेंट हो जाए उसकी एग्जाम्स की, सीधे सीधे। क्या एग्जाम्स के? मैं कह रही हूँ पता चला सीधे नोटिस आ जाए एग्जाम कब होना है। नहीं, एग्जाम तो जनवरी वगैरह में होगा, जनवरी फरवरी में, एग्जाम इतना जल्दी नहीं होगा। अभी नवंबर से तो पहला एग्जाम शुरू होगा, आप लोग का एग्जाम इतना जल्दी नहीं होगा। पहला स्टार्टिंग में ये लोग 1-2 महीने लेट से करते हैं, हालांकि इंड होते होते बहुत पहले कर देते हैं। कई बार यहाँ का सुनने को मिलता है
खास करके 3 ईयर एलएलबी वाले का, जिनका थोड़ा लेट चलता है। बीएलएलबी तो ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड कोर्स है, तो वो तो सही से चल रहा होता है। एलएलबी 3 ईयर एलएलबी, कई बार ऐसा हुआ है कि 6 सेमेस्टर हो गए एलएलबी में, तो 3 साल में 2.5 साल बीता हुआ है, तब तक 3 एग्जाम्स में हुए हैं, और ये 6 महीना का टर्म बचा है लास्ट, उसमें 3 एग्जाम हो गए हैं। ठीक है और फिर भी मई वगैरह में लेके खत्म कर देता है, रिजल्ट 3 महीने से दे देता है। तो लेकिन उतना अब वो नहीं होता है अब, लेकिन 1-2 महीने स्टार्टिंग से लेट बस चल रहा होता है, लास्ट सेमेस्टर बहुत पहले ले लेता है, मई अप्रैल मई में ही लेकर के जून वगैरह में रिजल्ट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेट सेशन चलती है, बस पहली एग्जाम से 1-2 महीने लेट होगी। हम लोग की भी एकदम अच्छा टाइम पे चल रही है, लेकिन पहली एग्जाम हुई थी 2 महीने लेट से, जनवरी लास्ट वगैरह में हुई थी सेमेस्टर की एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम। जनवरी लास्ट, अच्छा ठीक है, बढ़िया ही है सर, बताइएगा हाँ तो एग्जाम, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, आप लोग भी आराम कीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके।